नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यह साइकोलॉजी का तीसरा क्लास है और इसमें हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। पहला जो स्कूल था, स्कूल ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि संरचनावाद क्या है, संरचनावाद की क्या उपलब्धियां हैं, संरचनावाद ने मनोविज्ञान के को बढ़ावा देने के लिए अपना क्या योगदान दिया और संरचनावाद की आलोचना किस प्रकार की गई, और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे जारी रखें, आपको हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन पर, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं द मैग्निफिसेंट ब्रेन टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पर आपको इस प्रकार के शिक्षा और शिक्षक से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों को देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी का पीडीएफ भी आपको वहां प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन सभी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर द मैग्निफिसेंट ब्रेन सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। उससे पहले कि हम इसमें बात करें, आपको थोड़ा सा मनोविज्ञान के इतिहास को बता दें कि मनोविज्ञान के इतिहास को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वो प्री साइंटिफिक पीरियड है। प्री साइंटिफिक पीरियड यानी पूर्व वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत ग्रीक दार्शनिकों से मानी जाती है। ग्रीक दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स इत्यादि के अध्ययन एवं विचारों से प्रारंभ होकर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, विशेषकर 1878 ईस्वी तक माना जाता है। पूर्व वैज्ञानिक काल की घटनाओं का सीधा असर आधुनिक मनोविज्ञान पर देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि पूर्व वैज्ञानिक काल के दौरान मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र का एक शाखा हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक काल का दौर शुरू हुआ, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे अलग होता चला गया और वहां से इसका साइंटिफिक पीरियड शुरू हुआ, वैज्ञानिक काल शुरू हुआ। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल 1879 ईस्वी से शुरू हुआ और इसी वर्ष विलियम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। वैज्ञानिक काल यानी साइंटिफिक पीरियड को सुविधा के विचार से दो भागों में बांटा जाता है। एक को प्रारंभिक साइंटिफिक पीरियड, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, और दूसरे को आधुनिक साइंटिफिक पीरियड कहा जाता है। अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के बीच इस बात की सहमति है कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल यानी साइंटिफिक पीरियड 1879 से शुरू हुआ है। इसी वर्ष विल्हेम वुंट ने जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। वैज्ञानिक काल को सुविधा के विचार से दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक काल, अर्ली साइंटिफिक पीरियड, तथा दूसरा है आधुनिक वैज्ञानिक काल यानी मॉडर्न साइंटिफिक पीरियड। प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान का विकास भिन्न भिन्न स्कूल के रूप में हुआ। प्रत्येक स्कूल द्वारा मनोविज्ञान की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर तथा विधि अलग अलग बतलाई गई। प्री साइंटिफिक एज के दौरान मनोविज्ञान का विकास विभिन्न स्कूलों के माध्यम से हुआ और विभिन्न स्कूलों ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु अलग अलग बताई और इसके अध्ययन का विधि भी अलग बताया। आधुनिक काल में मनोविज्ञान का कोई स्कूल नहीं है। जब आधुनिक काल शुरू हुआ तो इस काल में मनोविज्ञान का कोई स्कूल नहीं था और प्रत्येक मनोवैज्ञानिक अपने शोध तथा प्रयोग के परिणाम को किसी स्कूल के विचारधारा से संबद्ध न कर स्वतंत्र रूप से विकसित कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा है आधुनिक वैज्ञानिक काल।
पूर्व वैज्ञानिक काल के दौरान मनोविज्ञान का विकास अलग अलग स्कूलों के माध्यम से हुआ। और दूसरा जो है आधुनिक वैज्ञानिक काल, इसमें कोई स्कूल नहीं हुआ करता था, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से अपने शोध को विकसित करते थे, रिसर्च करते थे और अपने विचारों को देते थे। आगे अब देखते हैं पूर्व वैज्ञानिक काल के दौरान जो सबसे पहला स्कूल जो डेवलप हुआ वो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाया, संरचनावाद कहलाया। और संरचनावाद ही ऐसा स्कूल है जिसने मनोविज्ञान को एक अलग पहचान दिया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने में स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी सबसे खास योगदान जो है वो विलियम वुंट का है। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में अपना पहला प्रयोगशाला स्थापित किया लीप्जिग विश्वविद्यालय में, जिसे अब कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है। और वहीं से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होता चला गया। तो अब यहाँ से हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। मनोविज्ञान के विषय में संरचनावाद पहला ऐसा सिद्धांत या स्कूल था जिसने आधुनिक मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। संरचनावाद को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने मनोविज्ञान को एक विशेष लक्ष्य निर्धारित किया तथा इसकी वैज्ञानिक विधियों का प्रतिपादन किया। परंतु इस संप्रदाय के रूप में आधुनिक समय में संरचनावाद का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो ये हमने बता दिया है कि आधुनिक काल में अब कोई मनोविज्ञान के स्कूल नहीं है। अब यह स्वतंत्र रूप से मनोविज्ञान का विकास होता है। अब संरचनावाद का अस्तित्व समाप्त है, लेकिन संरचनावाद का योगदान मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत है। संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म, जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे ही अंतर्निरीक्षणवाद इंट्रोस्पेक्शनिज्म कहा जाता है तथा अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म से भी जाना जाता है। कि बुनियाद तो विलियम वुंट के द्वारा की गई, परंतु इसे औपचारिक स्कूल के रूप में वुंट द्वारा नहीं बल्कि उनके ही शिष्य टीचनर द्वारा अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 में प्रारंभ किया गया। तो संरचनावाद का जो विचारधारा है, शुरुआत तो विलियम वुंट से माना जाता है, लेकिन इसको व्यापक रूप से प्रसारित और सही मायने में स्थापित करने का श्रेय उनके ही शिष्य टीचनर को जाता है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्नेल विश्वविद्यालय में 1892 ईस्वी में अपना प्रयोगशाला स्थापित किया और वहां से संरचनावाद का विकास तेजी से हुआ। संरचनावाद को अस्तित्ववाद के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग बहुत कम होता है, यानी इसका प्रयोग करना बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है, इसके कारण को जान लेते हैं। अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म पद का प्रयोग बाद में मनोवैज्ञानिकों ने करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यह अस्तित्वात्मक मनोविज्ञान यानी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, जो उससे बिल्कुल ही भिन्न है, के साथ संभ्रांति यानी कंफ्यूजन पैदा करता था। देखिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी लोग दोनों को एक मान लेते थे, इसलिए अब एग्जिस्टेंशियलिज्म टर्म का प्रयोग बंद कर दिया गया है। क्योंकि एग्जिस्टेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी दोनों अलग अलग चीज है, बल्कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत भिन्न है। इसलिए इस संभ्रांति से, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अब एग्जिस्टेंशियलिज्म का प्रयोग नहीं होता है, संरचनावाद, निर्माणवाद का प्रयोग किया जाता है, अंतर्निरीक्षणवाद का प्रयोग किया जाता है। तो अंतर्निरीक्षणवाद, निर्माणवाद, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सभी चीज एक ही है। इसका प्रयोग संरचनावाद को ही निर्देशित करने के लिए किया जाता है। आगे अब देख लेते हैं। संरचनावाद की स्थापना ईवी टीचनर के द्वारा 1898 ईस्वी में एक शोध पत्र प्रकाशित करने के साथ ही मानी जाती है। टीचनर विलियम वुंट के शिष्य थे, इसलिए संरचनावाद को स्थापित करने में वुंट को अग्रणी माना जाता है। टीचनर ने वुंट के विचारों को थोड़ा संशोधित करके प्रस्तुत किया था। टीचनर ने
वुंट के ही विचारधारा को थोड़ा संशोधित करके प्रस्तुत किया। संरचनावादियों के अनुसार मनोविज्ञान तात्कालिक अनुभूति या चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। यानी संरचनावाद यह मानता है कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान तात्कालिक अनुभूति यानी इमीडिएट एक्सपीरियंसेस या चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का अध्ययन है। संरचनावाद जो है मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों का विज्ञान मानता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि संरचनावाद का विषय वस्तु चेतन अनुभूति यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस थी और अंतर्निरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन को मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि मानी गई। संरचनावाद के द्वारा मनोविज्ञान का विषय वस्तु जो माना गया वो चेतन अनुभूति माना गया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस माना गया और इसको अध्ययन करने की जो विधि बताई गई वो बताई गई ये अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन ही इसकी विधि बताई गई कि मनोविज्ञान का अध्ययन इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो दो चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संरचनावाद ने मनोविज्ञान का परिभाषा दिया कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान का अध्ययन है और इसका विधि जो बताया वो इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्निरीक्षण को बताया। अब आगे जानते हैं कि टीचनर ने, या न छूट गया है, टीचनर ने चेतन तथा मन में भी अंतर बताया। टीचनर ने चेतन यानी कॉन्शियसनेस तथा मन यानी माइंड में भी अंतर किया और बताया कि चेतन यानी कॉन्शियसनेस से उनका तात्पर्य उन सभी अनुभवों से था जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण में उपस्थित होता है, जबकि मन यानी माइंड से तात्पर्य उन सभी अनुभवों से होता है जो व्यक्ति में जन्म से ही मौजूद होता है। तो टीचनर ने चेतन और मन दोनों में अंतर डिफरेंस बताए कि चेतन क्या है। चेतन जो है उसका तात्पर्य उन सभी अनुभव से है जो व्यक्ति में एक दिए हुए क्षण के समय उपस्थित होता है, जबकि मन से तात्पर्य है वह सभी अनुभव जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद होता है वो मन है। यानी व्यक्ति जन्म से जो जो चीज देखता है वो मन की बात हो गई। और चेतन अनुभव मतलब जिस समय जिस क्षण कोई चीज देखता है वो चेतन कॉन्शियस एक्सपीरियंस माना जाता है उसको। तो दोनों में अंतर बताया, चेतन अनुभव और मन में। संरचनावादियों ने चेतना को 3 तत्वों में विभाजित किया। अब कॉन्शियसनेस को संरचनावादियों ने, खास करके टीचनर ने, 3 तत्वों में विभाजित किया है। उनका कहना है कि चेतना में 3 तत्व है। पहला है संवेदना यानी सेंसेशन, दूसरा है भावना यानी फीलिंग, तीसरा है प्रतिमा या छवि या इमेज प्रतिबिंब। तो ये 3 तत्व पाए जाते हैं चेतन अनुभूतियों में, चेतना में। संवेदना को प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण अंग बताया गया। संरचनावादियों के द्वारा यह बताया गया कि जब तक सेंसेशन नहीं होगा तो परसेप्शन भी नहीं होगा। यानी किसी चीज के परसेप्शन, प्रत्यक्षण के लिए संवेदना यानी सेंसेशन का होना जरूरी है। सेंसेशन प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। टीचनर ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, देख लीजिएगा अच्छे से, इसे याद भी कर लेंगे कि टीचनर ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में संवेदना के सभी तत्वों की सूची अपने व्यापक शोध में दी। सूची में लगभग 44,500 वैयक्तिक संवेदना गुण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण शोध था टीचनर का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और उसमें संवेदना की सूची प्रस्तुत की और उसमें लगभग 44,500 वैयक्तिक संवेदना के गुण बताए गए। इनमें से 11,600 को श्रवण संवेदना के रूप में पहचाना गया, जबकि व्यक्ति 32,820 की दृश्य संवेदनाओं के रूप में पहचान किया गया था। टीचनर का मानना था कि इनमें से प्रत्येक तत्व चेतन था और सभी अन्य से भिन्न था और जो दूसरे तत्वों के साथ जुड़कर प्रत्यक्षीकरण और विचारों को उत्पन्न करेगा। इस प्रकार उनका यह शोध बहुत ही गहरा था और उन्होंने संवेदना के बहुत सारे गुण बताए थे। संवेदना के प्रमुख गुणों में आपको देखने को मिलेगा
क्वालिटी गुणवत्ता, इंटेंसिटी तीव्रता, एक्सटेंसिटी विस्तार, ड्यूरेशन यानी अवधि और क्लैरिटी स्पष्टता, ये सभी संवेदन के प्रमुख गुण हैं। और साथ में टीचनर ने वुंड के तीव्रता और गुणवत्ता के गुणों में स्पष्टता और अवधि को जोड़ा। वुंड के समय में जो संवेदना के गुण बताए गए थे उसमें स्पष्टता और अवधि नहीं था, उनके समय में तीव्रता और गुणवत्ता की बात कही गई थी। तो टीचनर ने उसमें दो और तत्व जोड़े, स्पष्टता यानी क्लैरिटी और अवधि यानी ड्यूरेशन। उन्होंने इन चार विशेषताओं को सभी संवेदनाओं के लिए आवश्यक माना। ये सभी तरह के अनुभवों में कुछ हद तक उपस्थित रहते हैं। ये चार जो संवेदना है ये सभी तरह के अनुभवों में उपस्थित रहते हैं, ऐसा मानना टीचनर का है। वो चार तत्व कौन कौन से हैं? तो तीव्रता, गुणवत्ता, स्पष्टता और अवधि। अब इन चारों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गुणवत्ता एक विशेषता है जैसे गर्म और लाल, जो स्पष्ट रूप से प्रत्येक तत्व को हर दूसरे तत्व से अलग करता है। तो गुणवत्ता क्या है? ये एक विशेषता है। जैसे कोई चीज गर्म है और लाल है, तो कोई चीज गर्म होगा तो लाल होगा, ये एक गुणवत्ता को दर्शा रहा है। उसी तरह दूसरा जो संवेदना का गुण है वो तीव्रता है। यह भी एक संवेदना की ताकत है, कमजोरी है, प्रबलता है या चमक है को संदर्भित करता है। तीव्रता से स्पष्ट होता है कि किसी ताकत को या कमजोरी को, प्रबलता को या चमक को संदर्भित करने वाला एक पद है तीव्रता। तीसरा है अवधि, कोर्स या समय जब तक संवेदना रहती है। तो अवधि जब तक की ये संवेदना रहती है उसके ड्यूरेशन को ही अवधि कहा जाता है। और चौथा जो तत्व बताया था, स्पष्टता का संबंध महत्वपूर्ण भूमिका के साथ है। जो चेतन होगा, यहाँ पर जो चेतन अनुभवों में अवधान निभाता है, अनुभव जिस पर हमारा अध्ययन निर्देशित होता है उनके मुकाबले स्पष्ट होते हैं जिन अनुभवों की तरह हमारा ध्यान निर्देशित नहीं होता है। तो स्पष्टता से क्या मतलब है कि स्पष्टता का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है। जैसे किसी चीज पे हम अपना अवधान यानी अटेंशन देते हैं तो उसमें हमारा ध्यान निर्देशित होता है, एक डायरेक्शन में काम करता है। जबकि जिस चीज पर हमारा ध्यान नहीं होता है, हम अपना अवधान नहीं देते हैं, तो हमारा ध्यान निर्देशित उधर नहीं होता है, तो उसमें स्पष्टता कम आती है। इसलिए संवेदना का एक महत्वपूर्ण गुण स्पष्टता भी है। अब हम बात कर लेते हैं भावना की। भावना यानी फीलिंग। टीचनर ने संवेदन और भावना में अंतर माना है, और यह अंतर माना है कि संवेदन में स्पष्टता का गुण होता है जबकि भाव में यह गुण नहीं होता है। टीचनर का कहना था कि संवेदन में स्पष्टता का गुण होता है लेकिन फीलिंग में स्पष्टता का गुण नहीं होता है। भाव को उन्होंने संवेग का एक प्रमुख अंग माना। तो भाव को उन्होंने क्या माना है कि यह संवेदना का गुण नहीं है बल्कि एक संवेग यानी इमोशन का अंग है। और ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो उंट ने दिया था उसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि भाव का सिर्फ एक ही विमा होता है और वो है सुखद दुखद। तो टीचर ने वुंड का जो त्रिविमीय सिद्धांत था भाव का, फीलिंग का, उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाव में तीन विमाएं नहीं बल्कि एक ही विमा होती है और वो है सुखद और दुखद की। और जैसा कि हम जानते हैं कि संरचनावादियों ने अंतर्निरीक्षण को ही मनोविज्ञान के अध्ययन का विधि माना है। तो अंतर्निरीक्षण जो है निरीक्षण की एक विधि है, इसलिए इसका उपयोग सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किए जाने की सिफारिश टीचनर ने की। उनका कहना था कि अंतर्निरीक्षण जो है निरीक्षण की एक विधि है, इसका उपयोग सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति ही सही ढंग से कर सकते हैं, इसलिए अंतर्निरीक्षण करने के लिए व्यक्ति का प्रशिक्षित होना जरूरी है। इस बात का सिफारिश उन्होंने किया। उन्होंने अंतर्निरीक्षण को सफल बनाने के लिए नियम भी बनाए। तो अंतर्निरीक्षण को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। उन्होंने कहा कि अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को निष्पक्ष होना चाहिए। उनका पहला नियम था कि अंतर्निरीक्षण कौन करेगा? तो ऐसा व्यक्ति करेगा
जो निष्पक्ष हो। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपने अवधान पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। जो अंतर्निरीक्षण करेगा वैसे व्यक्ति को अपने अवधान यानी अटेंशन पर पूर्ण नियंत्रण रखने की बात कही गई है। तीसरी बात उन्होंने यह कही कि अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति का शरीर तथा मन तरोताजा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ऐसे व्यक्ति के मन तथा शरीर में किसी प्रकार की थकान, सुस्ती आदि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात कही। चौथी बात कही कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव सांवेगिक रूप से अस्थिर न हो, अनस्टेबल न हो तथा व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण के कार्य में अभिरुचि हो। तो वैसे लोग ही अंतर्निरीक्षण का कार्य करें जिनको अंतर्निरीक्षण में अभिरुचि हो और उनमें सांवेगिक अस्थिरता नहीं हो। अब हम बात करेंगे कि संरचनावाद, निर्माणवाद या निर्मितवाद के प्रमुख बात कौन कौन से हैं। अब यहाँ से हम कुछ प्रमुख बातों को जान लेते हैं। पहला प्रमुख बात यह है कि मनोविज्ञान में स्थापित होने वाला प्रथम जो संप्रदाय था वो संरचनावाद था। उसकी स्थापना 1879 ईस्वी में विल्हेम वुंड के माध्यम से किया गया, लेकिन वास्तविक जो विस्तार या स्थापना कहा जाए वो टीचनर के माध्यम से किया गया। दूसरा प्रमुख बात है कि मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में हुई और लीप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में यह स्थापित की गई। तीसरा है कि लीप्जिग विश्वविद्यालय का अब नया जो नाम है वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। चौथा है कि विलियम वुंड ने संवेदना विषय पर सर्वाधिक अध्ययन किया था। और पांचवा बात है कि विलियम वुंड का मानना था कि मन की निश्चित संरचना होती है। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान को संवेदना कहते हैं। संरचनावाद ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया 1880 ईस्वी तक। उससे पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का अंग था। तो ये संरचनावाद का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि उन्होंने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्वरूप विलियम वुंड ने दिया। संरचनावाद का इसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विलियम वुंड को कहा जाता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान में प्रयोग की शुरुआत उन्होंने ही की थी। संरचनावाद संप्रदाय के समर्थनकर्ता में आपको एडवर्ड बेडफोर्ड टीचनर का नाम प्रमुख रूप से सामने आएगा। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एडवर्ड बेडफोर्ड टीचनर के महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं कि टीचनर ने कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें लिखी। तो पहला जो पुस्तक था दी प्राइमर ऑफ साइकोलॉजी 1989 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। उसी तरह जैसे हमने पहले बात किया एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में उन्होंने संवेदना के प्रकार को बताया है। और तीसरा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ए मैनुअल फॉर लेबोरेटरी प्रैक्टिस 1901 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये इनकी तीसरी पुस्तक थी। अब हम संरचनावाद को अब थोड़ा सा सारांश के रूप में देख लेते हैं कि क्या कुछ बातें हैं। पहला है कि एडवर्ड टीचनर संरचनावाद के संस्थापक थे। संरचनावाद मनोविज्ञान का एक व्यवस्थित संप्रदाय था। वुंड के निर्देशन में अपने शोध कार्य को पूरा करने के बाद अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाने का उन्होंने ही दावा किया। दूसरा बात है हेल्महोल्ट्ज, फेकनर और वुंड को संरचनावाद का पूर्ववर्ती माना जाता है। यानी संरचनावाद के पूर्ववर्ती के तौर पर हेल्महोल्ट्ज, फेकनर और वुंड को माना जाता है। संरचनावाद का लक्ष्य चेतना के घटकों को मूल तत्वों के संदर्भ में वर्णन करना। ये मूल तत्व किस प्रकार संयोजित होते हैं ये वर्णन करना और चेतना के तत्वों का तंत्रिका तंत्र के साथ संबंध की व्याख्या करना, यानी शारीरिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, इस महत्वपूर्ण योगदान है संरचनावाद का। संरचनावादियों का एक मुख्य विषय वस्तु चेतन की सामग्रियों का अध्ययन करना भी था। पांचवा मुख्य बात आपको मिलेगा कि टीचनर ने
यांत्रिकी उपागम विधि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने अंतदर्शन की विधि का वर्णन व्यवस्थित प्रयोगात्मक अंतर्निरीक्षण पद का प्रयोग कर किया। इसे ऑसवाल्ड कुल्फे द्वारा दिया गया था। ऑसवाल्ड कुल्फे के द्वारा अंतर्निरीक्षण पद का नाम दिया गया था और इसका प्रयोग टीचनर ने अपने संरचनावाद के विकास में किया। टीचनर ने मशीनी दृष्टिकोण का उपयोग किया, जिसके अनुसार मनुष्यों को मशीनों के रूप में देखा जाता है। यह दृश्य गैलीलियन न्यूटनियन मॉडल से लिया गया था, जिसने प्रयोगशाला प्रयोगों के संचालन हेतु टीचनर को अच्छी तरह से अनुकूल किया था। 7वां बात है कि टीचनर के अनुसार चेतन अवस्थाओं में 3 प्राथमिक अवस्थाएं होती है। पहली है संवेदनाएं, दूसरी है प्रतिमाएं और तीसरी है भावात्मक अवस्था। 8वां है टीचनर द्वारा प्रयोग किए गए अंतर्निरीक्षण विधि के बारे में कई आलोचनाएं थी। इनमें से कुछ आलोचनाएं इस प्रकार थी कि अंतर्निरीक्षण की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, इसमें शामिल प्रशिक्षण प्रक्रिया में दोष थे और यह कि आत्मदर्शन होने के बजाय यह वास्तव में पश्चावलोकन था, यानी आत्मदर्शन नहीं था बल्कि बाद का अवलोकन था। 9वां बात है कि संरचनावादी आंदोलन पर कृत्रिम होने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उन्होंने तत्वों में चेतन प्रक्रियाओं को संश्लेषित करने का प्रयास किया था। तर्क दिए गए थे कि इसमें प्राथमिक घटकों के योग या संयोजन के द्वारा किसी अनुभव को पूरा करना संभव नहीं है। 10वां बात कहा गया कि संरचनावाद का एक मुख्य योगदान अंतर्निरीक्षण की विधि है। किसी के खुद के विचारों और संवेगों को अनुभवों पर आधारित मौखिक रिपोर्ट देकर की गई जांच को अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। इसे मनोविज्ञान के कई क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। और 11वां और महत्वपूर्ण जो घटक है, संरचनावाद एक मजबूत रूढ़िवादी संप्रदाय बनकर स्थापित हुआ, जिसे मनोविज्ञान में नए विकासशील आंदोलन द्वारा लक्षित और आलोचना की गई। तो संरचनावाद का जहाँ योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं इसकी बहुत सारी चीजों की आलोचना भी की गई। अंतर्निरीक्षण की आलोचना किया गया और विषय वस्तु की भी आलोचना की गई। कहा गया कि इसमें व्यवहार की अवहेलना किया गया है, व्यवहार को निग्लेक्ट करके चला गया है, जबकि व्यवहार का अध्ययन भी मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। बहुत सारी बातें हैं, कुछ उपलब्धियां रही तो कुछ आलोचनाएं भी हुए, लेकिन मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने में संरचनावाद के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। अब कुछ मुख्य शब्दों को हम जान लेते हैं कि क्या क्या है। जैसे एक शब्द आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, संरचनावाद। तो संरचनावाद क्या है? मनोविज्ञान का पहला स्कूल है। एडवर्ड ब्रेडफोर्ड टीचनर द्वारा स्थापित एक व्यवस्थित आंदोलन है, जिन्होंने अपना शोध कार्य वुंड के अधीन पूरा करने के बाद उनके मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। संरचनावाद का उद्देश्य चेतना को छोटे तत्वों में विभाजित करना और उनके संयोजन को समझना था। दूसरा एक शब्द है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। अंतर्निरीक्षण में शामिल है सचेत अनुभवों को तत्वों के सिर्फ नाम की रिपोर्टिंग के बजाय सचेत अनुभवों के तत्वों का वर्णन करना। सिर्फ नाम नहीं बल्कि उन तत्वों का वर्णन को चेतना कहा गया है। जैसे कि अगर हम एक सेब को देखते हैं तो उसके रंग, रूप, आकार इत्यादि का वर्णन करें, न कि सीधे हम कहें कि एक सेब है। तो एक सेब कहना ही है, इसका वर्णन नहीं है, इसका अंतर्निरीक्षण नहीं है। जबकि अंतर्निरीक्षण का मतलब है उसके रंग, आकार, रूप, वजन इत्यादि सभी के बारे में वर्णन किया जाए, न कि एक नाम दे दिया जाए। तीसरा आपको मिलेगा संवेदना प्रत्यक्षीकरण के मूल तत्व, जो प्राकृतिक दुनिया में मौजूद भौतिक वस्तुओं से आने वाली गंध, दृश्य, आवाजें और दूसरे अनुभव हो सकते हैं। संवेदना क्या है? तो प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन के मूल तत्व है, जो प्राकृतिक दुनिया में मौजूद
भौतिक जो वस्तु है उनसे आने वाली गंध है, दृश्य है, आवाज है या जो कुछ भी दूसरी अनुभव है, इन सभी को हम संवेदना के अंतर्गत रखते हैं। और आपको एक मिलेगा प्रतिमा यानी इमेज, विचारों के तत्व जो प्रक्रिया में पाए जा सकते हैं, जो पिछले अनुभव को दर्शाते हैं, अर्थात अनुभव जो वास्तव में वर्तमान में मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए एक अतीत की घटना की स्मृति, ये सभी प्रतिमा है, अतीत में घटी हुई घटनाएं जो हमें एक प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में हमारे मन में मौजूद रहती है, इसी को कहा जाता है। वो वास्तव में अभी नहीं उपस्थित होती है, लेकिन अतीत के समय में ये घटना घटी हुई रहती है और वो हमारी स्मृति में रहती है। और अंतिम और महत्वपूर्ण शब्द है भावात्मक स्थितियां, संवेग के तत्व, और ये उन अनुभवों जैसे प्यार, क्रोध, नफरत, खुशी, दुख आदि में पाए जाते हैं। फीलिंग्स जो संवेग के तत्व होते हैं, आगे हम संवेग के बारे में पढ़ेंगे, इमोशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे, संवेदना के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से और जानेंगे इन सभी के बारे में डिटेल से। तो भावात्मक स्थितियों में आपको बहुत सारी चीज देखने को मिलेंगे, जिसमें प्यार, क्रोध, नफरत, खुशी, दुख, ये सारी चीज आएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि संरचनावाद के बारे में आप बहुत ही विस्तार से जान गए होंगे। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न या डाउट है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आप इससे संबंधित प्रश्नों को पूछ सकते हैं और इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।